मैं एक साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास गया था क्योंकि मुझे डिप्रेशन है। हम नहीं बोलते हैं क्योंकि एक स्टिग्मा अटैच्ड है कि ये लोग मुझे कैसे देखेंगे। तो क्या कश्मीर की जो जनरेशन है वो एबनॉर्मल? ये जो हमारे आने वाले जनरेशन्स है वो उनमें दे मोर प्रोन, मतलब उनमें एंजाइटी ज़्यादा हो सकती है, उनमें डिप्रेसिव फीचर्स जल्दी डेवलप होने के चांसेस है। मगर ऐसा क्यों कि कश्मीर के लोग ही इतने बीमार हैं कि वो कश्मीर में इतनी खूबसूरत जगह में होके भी इतने बीमार हैं, जबकि लोग बाहर से यहाँ ठीक होने के लिए आते हैं? दिल दजान तो दुनिया दजान, मतलब जब मैं अंदर से ही जल रही हूँ तो मैं बाहर क्या ही कर। तो चाहे हमारी कश्मीर इतनी खूबसूरत है, इतनी सारी जगहें हैं जाने के लिए, लेकिन अगर मेरा दिल ही खुश नहीं है तो मेरे आगे पीछे अगर कुछ भी है, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको क्या ही कमी है, हमने आपको फ़ोन दिया, लग्जरियस लाइफ दी, ये है वो है, जो मांगते हो वो देते हो, फिर क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग कश्मीर के ख़ुसूसी पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, आज हम बहुत ही अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं जिसको ज़हनी तनाव कहते हैं या मेंटल एलिमेंट्स और इलनेस कहते हैं। इस हवाले से एक अहम ख़ुसूसी शख्सियात हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिनका नाम डॉक्टर ज़ोया मीर है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो। अगर डिग्रीज़ की इनकी बात करें तो गिनने में बहुत टाइम लगेगा। आपको ये बताते चलें कि इन्होंने थेरेपीज़ का जो कोर्स है वो यूनाइटेड स्टेट्स से भी किया है और बहुत सारे जो इंटरनेशनल जगहें हैं, फॉरेन कंट्रीज़ है, वो भी एक्सपोजर इनके खाते में जाता है। डॉक्टर ज़ोया मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राइजिंग कश्मीर के स्टूडियोज़ में आने के लिए। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, इस बारे में बात करने के लिए। मेंटल हेल्थ जो एक नीड ऑफ द आवर है, एंड ऑब्वियसली बहुत टाइम से, वक्त से इस बारे में लोग बात कर रहे हैं, और हाँ, ऐसा इनिशिएटिव इज़ मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके नाम से। प्यारा नाम है ज़ोया, किसने रखा और कब रखा गया ये नाम, और क्या आप कंफर्टेबल है इस नाम के? सो बेसिकली अगर मैं अपने नाम की बात करूं तो मेरे दादा जो एक जस्टिस थे, वो गुजर चुके हैं, उनने नाम रखा था ज़ोया। अपरेंटली उस टाइम पे कोई पाकिस्तानी सीरियल था, तो मेरे दादा बहुत इंटेलेक्चुअल थे, तो उनने कोई फीमेल थी जो उनको बहुत स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, एक औरत जो आवाज़ अपनी वो रेज करती है हर कंसर्न में, कोई सीरियल आई डोंट नो क्या था, तो उनने उनको देखा था। और मैं इकलौती बेटी थी अपने ख़ानदान में, पहली गर्ल चाइल्ड थी, तो मेरे दादा ने तब ये नाम डिसाइड किया कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर का नाम ज़ोया रखूं। पहले तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये नाम क्यों रखा, क्योंकि बहुत बार लोग मजाक उड़ाते थे, बहुत सारे पंचेस उसके साथ है, ज़ोया सोया, तो मैं थोड़ा रोती भी थी। बट एक दिन मेरे दादा मेरे साथ बैठ के उन्होंने मुझे समझाया इसका मतलब रोशनी, ठीक है, तो लाइट लाना ज़िंदगियों में, तो वो मुझे बड़े अलग अलग तरीक़ों से समझाने लगे। एंड जब मैं अपने नाम के साथ कंफर्टेबल हुई तो तब से आई थिंक, जैसे आपने बोला आप कंफर्टेबल है, हाँ, आई थिंक मुझे अपने नाम से प्यार है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आते हैं आपके प्रोफेशन के बारे में। जब हम बात करते हैं कश्मीर की, और साइकोलॉजी एक ऐसा नाम है या ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अगर हम बात करें तो सालों साल लगते हैं। कैसे आपने इस प्रोफेशन को चूज़ किया? जैसे मैंने मेंशन करा कि मेरे दादा जस्टिस थे, तो मेरा आइडिया लॉ करने का ही था, क्योंकि जब मैं बड़ी हुई मैं उनको देखती थी और मैं घर पे फेक मूड कोर्ट करती थी दादा के सामने। मैं लॉयर बनती थी, जो हमारे घर के हेल्पर्स थे उनको मुल्जिम बना देती थी। तो मेरे दिमाग में आइडिया था कि मैं लॉ करूँगी, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न मेरा 1 साल का CLAT कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट मिस हो गया, मैं नहीं दे पाई। तो तब तक मैंने सोचा चलो फिलहाल कुछ कर लेते हैं, एंड दैट कुछ साइकोलॉजी हो गया। फिर मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, और फिर मेरा इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि मैंने अपने पापा को कहा मुझे ये करना है, मेरे अब्बू को कहा ये करना है, ये डिग्रियां करनी है। एंड थैंकफुली मेरे पापा, मेरे अब्बू, वो बहुत सपोर्टिव थे कि जो भी मैंने बोला कि अच्छा मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है। वरना ये होता था कि अच्छा साइकोलॉजी पढ़ने के लिए बेटी को बाहर क्यों भेजना है, MBBS हो, इंजीनियरिंग हो, फिर भी ठीक है, साइकोलॉजी तो यहाँ पे भी हो सकती है। और जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तब तो साइकोलॉजी एक बेसिक कोर्स था यहाँ। तो फिर मेरे अब्बू ने कहा नहीं, अगर ये चाहती है, मुझे पता है ये बहुत अच्छी स्टूडेंट है, एकेडमिकली बहुत ये है, तो जो ये चाहती है, तो वही। तब मैं बाहर चली गई, फिर साइकोलॉजी पढ़ा, क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ा, समझ आया क्या करना है, आगे आगे डिग्रियां की, बीच में वापस आती थी, प्रैक्टिस करती थी, फिर लगता था कि अच्छा अब ये सीखने की ज़रूरत है, तो उठ के फिर से कहीं और चली जाती थी पढ़ने के लिए। तो ये एक जर्नी बहुत सालों चली, और मैं बोलूँगी मैं तो अभी भी पढ़ रही होती हूँ। अभी भी परसों मैंने एक और थेरेपी कोर्स करा डिमेंशिया केयर में। मतलब मेरे को वो लगता है जितना सीखो उतना कम। फाइन।
अब हम करते हैं अपने टॉपिक की बात, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। कश्मीर की अगर हम बात करें मैम, यहाँ के जो लोग हैं पहनावे से अच्छे दिखते हैं, फेस एक्सप्रेशन से अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदरूनी अगर हम उन पे झांकने की कोशिश करें तो एक तनाव है, एक जहनी दबाव है। ऐसा क्यों? इसके बहुत सारे वजूहात हैं। जैसे आपने बोला कि अगर आप लोगों को देखेंगे कि मतलब अच्छे दिखते हैं, कश्मीरियों के फीचर्स अच्छे हैं, लाइफस्टाइल अच्छा है, लेकिन डीप डाउन हमने कभी हमारे इमोशंस, जज्बात समझे ही नहीं। मतलब मुझे पता ही नहीं होता कि मैं सैड हूँ तो क्यों हूँ। मतलब मेरे चेहरे पे अजीब सा एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग, वो महसूस कि अच्छा क्या मैं दुखी हूँ, क्या मुझे कोई चीज़ परेशान कर रही है, ना हमने कभी वो सोचा, ना हमें कभी सिखाया गया वो एक्सप्रेस करने के लिए। अगर हम हमारी पुरानी जनरेशन्स की बात करें, उनका अप्रोच था जो सिचुएशन है उससे डील करे, उसको सॉल्व करे, लेकिन ये अप्रोच नहीं था कि अच्छा मुझे कुछ महसूस हो रहा है उसको क्या करे, उसको एट बे रख देते थे, उसके बारे में तो बात ही नहीं होती थी। तो जो हमारी एल्डर जनरेशन है वो भी इसी के साथ चली, लेकिन हमारी कुछ जनरेशन पहले से अगर देखा जाएगा, ट्रॉमा हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ, बहुत सारे जो पहले लाइफ सिंपल थी अब नहीं है, सोशल मीडिया एक्सपोजर हुआ, ग्लोबल एक्सपोजर हुआ, कंपटीशन बढ़ने लगा, रिसेशंस आ गए, बहुत सारे फैक्टर्स आ गए। जो सिंपल लाइफ थी वो सिंपल टर्न से एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में हम इवॉल्व हो गए। तो एक ट्रांजिशन हो गया। तो लेकिन जो उस ट्रांजिशन के साथ एक बैगेज आता है, इमोशनल, फिनेंशियल, सोशल, वो बैगेज को एड्रेस कैसे करना गया वो कभी सिखाया नहीं। स्कूल में मॉरल एजुकेशन था कि आपको मॉरली कैसे बिहेव करना है, लेकिन किसी स्कूल में ये नहीं था कि आपको अपनी इमोशनल वेलबींग को कैसे प्रमोट करना है। मतलब मुझे नहीं लगता है मुझे 10th तक पता थी कि इमोशन नाम की कोई चीज़ है, वैलिडेशन क्या होती है इमोशंस की। जैसे कहते हैं कि अगर तुम सैड हो कोई बात नहीं, इट्स ओके टू बी सैड। यहाँ बोलते हैं तो कोई बात ही नहीं है, मतलब वो इनवैलिडेट हो जाता था, क्योंकि पेरेंट्स को भी नहीं पता थी कि बच्चे की जो सैडनेस है उसके साथ डील कैसे करे। तो अगर मैं बात करूँ एक लाइन में कि हमको क्यों नहीं पता, या हमारे दिल में कुछ और क्यों, हमारे चेहरे पे कुछ और है क्यों, क्योंकि सप्रेशन ऑफ इमोशंस। कश्मीर की बात करें तो एक रिपोर्ट में आया है कि हिडन क्राइसिस है मेंटल हेल्थ की। अगर हम बात करें, लोग जो देखते हैं या जिससे गुजरते हैं वो कहना नहीं चाहते या डिलिबरेटली है, ऐसा आपको लग रहा है? इसके मतलब ये जो आप बोल ना हिडन क्राइसिस, ये तो मैं ऐसे बताऊंगी, क्या हमारे पास वो एनवायरनमेंट है जहां हम बात कर सकते हैं? क्या मेरा कोई सगा है जिसको मैं ये बात बोलूं कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, और वो दूसरा इंसान सोचेगा अच्छा कोई बात है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। इसमें इतना स्टिग्मा एसोसिएटेड है। जैसे आप बोलो, जैसे मेरे सर में दर्द है, मुझे हाइपरटेंशन है, मुझे डायबिटीज़ है, मुझे चक्कर आ रहे, डॉक्टर के पास गए, हाइपरटेंशन, अच्छा घर आए, कोई रिश्तेदार फ़ोन करता, अच्छा कहाँ थे, हम डॉक्टर के पास गए थे, बेटी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या मुझे ये है। क्या इतना ओपनली हम ये बात बोलते हैं कि मैं एक साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास गया था क्योंकि मुझे डिप्रेशन है? हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि एक स्टिग्मा अटैच्ड है कि ये लोग मुझे कैसे देखेंगे। जो प्रिज्म है, नजरिया है देखने का, वो कैसा हो जाएगा? नजरिया ऐसा होगा कि जिसको मैं यहाँ बोलूँ कश्मीर में, ये छो पागल। अगर सपोज मैंने आके आपसे बोला भी कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरा दिल ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर के पास गई थी, कभी हीट ऑफ द मोमेंट में आपके और मेरे बीच में लड़ाई होगी तो आप ही मुझे बोलोगे हाँ तुम तो पागल हो, तुम तो डॉक्टर के पास जाती हो, सिर्फ दवा खवान। बट क्या सेम चीज डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किसी और बीमारी के लिए बोलेंगे? नहीं। तो ऑटोमेटिकली हिडन है कि मैं किसको बोलूं, कहाँ पता है दूसरा इंसान कैसे परसीव करेगा। एंड ओवरऑल जो नोशन है वो स्टिग्मा का है, एक जबरदस्त स्टिग्मा अटैच्ड है, जो मैं बोलूँगी मूव अप हो रहा है। अगर मैं 8 साल पहले बोलूं वर्सेस आज, आई सी मैं चेंज देखती हूँ। तब क्या था और आज क्या था, चेंज है, बट वी आर स्टिल देयर। उस प्रोसेस में हम अभी भी है कि स्टिग्मा है। ऐसा क्यों है मैम, आपसे जानना चाहेंगे, और आप हमारे व्यूअर्स को भी बताइए। दिस इज इररेस्पेक्टिव ऑफ द एज। अभी जो बच्चा पैदा होता है, ही इज ऑल्सो और ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम PTSD। ऐसा क्यों है? जो बच्चा पैदा होता है वो PTSD इमीडिएटली सफर नहीं करता है, लेकिन मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि सिम्टम्स होते हैं। हाँ, मतलब अ लॉट ऑफ सिम्टम, बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स आ जाते हैं। जैसे हमारी कश्मीर में एपिजेनेसिस ऑफ ट्रॉमा है, ये रिसर्चेस कहीं दिखाई गई हैं कि जहाँ पे भी एक
प्रोलॉन्ग कन्फ्लिक्ट होता है कुछ टाइम के लिए। अगर सपोज मैंने कन्फ्लिक्ट नहीं देखा, मैंने विटनेस नहीं किया, लेकिन मेरे डैड ने, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने देखा है, तो उनका वो जीन मुझ में ट्रांसमिट हो गया। सपोज तब उनको एंजाइटी हो गई, उनका मूड खराब था, उनको फियर होने लगा, फियर पैदा होने लगा। मैं इसकी एक एग्जाम्पल भी आपको कोट करूंगी, फेयर पैदा होने लगा, तो मैंने वो नहीं देखा, लेकिन ऑटोमेटिकली मैं जब इस लाइफ में आई और एक जनरल मेरे अंदर एक फियर परसेप्शन ज्यादा होगा। मतलब ये इसको बोलते हैं कि जो जनरेशन टू जनरेशन है, वो जो ट्रॉमा है वो पैसिवली जीन्स के थ्रू पास हो जाता है। जैसे किसी की ग्रैंड मदर थी, एक केस था, ग्रैंड मदर थी, उनने कन्फ्लिक्ट का टाइम देखा था जब वो कुछ रात को दरवाजे खटकते थे, चीजें होती थी। सो वो अपने जो उसका ग्रैंड चाइल्ड था वो उसको बाहर निकलने ही नहीं देती थी, तो उसको भी डर लगता था, लेकिन वो समझ नहीं आता मुझे डर क्यों लगता था। या वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अपनी ग्रैंड मदर को पूछता था कि अब कुछ नहीं है लेकिन फिर भी मैं फेयरफुल हूँ, या वो भी उसको कहती थी हाँ हमारे टाइम पे ऐसा होता था। वो तो फर्स्ट हैंड विटनेस थी, ये नहीं था। लेकिन ये बच्चा जो है ये बॉर्न थोड़ा ज्यादा एंशियस है। अगर हम बात करें कश्मीर में मेंटल हेल्थ कंडीशंस इतनी बड़ी क्यों है, उसका एक कॉमन फैक्टर ये भी है कि एपिजेनेसिस ऑफ ट्रॉमा। ये ट्रांसफर होता रहा है, जैसा आपने बताया कि ग्रैंड मदर ने कुछ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट देखा, वो उसकी बेटी को ट्रांसफर हो गया, बेटे को हो गया। अब जो नई जनरेशन है, जेन जी और जेन अल्फा, उनमें भी आ जाता है। बट ऑब्वियस, क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो जाता है। बहुत टाइम को शायद किसी के लिए, सपोज मेरी दादी को था, मेरे डैड के टाइम पे रिसेसिव जीन था, रिसेसिव जीन मतलब उनमें वो सिम्टम नहीं आया, मेरे टाइम पे वो डोमिनेंट हो गया कि मुझ में वो सिम्टम्स आ गए। सो दैट इसीलिए जब हम पेशेंट से पूछते भी है तो हम पूछते हैं फैमिली में किसी को तो नहीं ऐसा होता था, दादा को मतलब इमीडिएट ब्लड रिलेटिव्स, दादा दादी, नाना नानी, मासा मासी, मासी मामू, चाचू पुप्पी, जो इमीडिएट ब्लड रिलेटिव्स है। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि उनने कुछ देखा होता है, एक तो जीन वाल्नरेबिलिटी होती है, और अगर किसी ने ट्रॉमेटिक एपिसोड देखा होता है फर्स्ट इमीडिएट ब्लड रिलेटिव ने, सो एक जीन का पास ऑन होने के चांसेस होते हैं। एक अच्छी बात आपने कही कि ये ट्रांसफ़र होता है, और इसी बारे में जो हमारा गवर्नमेंट साइकेट्रिक हॉस्पिटल श्रीनगर है, वहाँ की एक रिसर्च है कि जो हमारी न्यू जनरेशन, जो पैदा होने वाले बच्चे हैं, आपने कहा कि उनके साथ ये बैगेज आ जाता है, तो क्या कश्मीर की जो जनरेशन है वो एबनॉर्मल है? ये जो वर्ड एबनॉर्मल है ना, आई थिंक आई एम ग्लैड आपने मेंशन करा जी। आपको नहीं लगता ये वर्ड ही स्टिग्मेटाइजिंग है ना? तो इटसेल्फ जब आपने बोला क्या हमारी कश्मीरी जनरेशन अबनॉर्मल है, तो ये तो वर्ड ही स्टिग्मेटाइज्ड है। हम डायबिटीज को क्यों नहीं अबनॉर्मल बोलते हैं? हम किसी और चीज, वाई इज ये जो नॉर्मल वर्ड है ये सिर्फ जहनी सेहत को लेकर क्यों है जी? ये नॉर्मल तो किसी और बीमारी को लेकर भी हो सकता है ना। तो ये जो हमारे आने वाले जनरेशंस है वो उनमें दे मोर प्रोन, मतलब उनमें एंजाइटी ज़्यादा हो सकती है, उनमें डिप्रेसिव फीचर्स जल्दी डेवलप होने के चांसेस है, तो वो प्रोन हो सकते हैं, वल्नरेबल हो सकते हैं। मतलब उनमें हो सकता है, ये नहीं है कि हाँ वो पैदा होंगे तो उनको होगा ही होगा, बट इसकी ये थियोरी है कि वो वल्नरेबल है, कि उनमें आ सकता है, उनको कल को डिप्रेशन हो सकता है इन कंपैरिजन टू उस इंसान के जिसके फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, ट्रॉमा हिस्ट्री नहीं है, या फैमिली में किसी को डिप्रेशन एंजाइटी नहीं है। इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा वल्नरेबल है। मैम, आपको फॉरेन एक्सपोजर है, आपने ट्रैवल किया है बाहर के मुल्कों में, वहाँ की जो मेंटल हेल्थ सिचुएशन है कैसे कंपेयर करेंगे कश्मीर के साथ? मेंटल हेल्थ के अपने अपने एस्पेक्ट्स हर जगह है, ठीक है। मैं आपको एक ये एग्जांपल दूंगी कि मैं आई डन वन थेरेपी CBT की बाहर US से। तो जब हमारे वहाँ डिस्कशंस होते थे, तो जो हमारा ग्रुप होता था तो सवाल CBT इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, राइट। तो डिस्कशंस होते थे, तो जो हमारी टीचर थी, जूडिथ बेक नाम है उसका, तो उनने एक बार डिस्कशन किया था कि अच्छा ये कंडीशन ज़्यादा नहीं होती है, तो बट अगर ये होता है तो इसकी ये ट्रीटमेंट है। जब उन्होंने वो कहा अच्छा ये ज़्यादा नहीं होती है, तो कि नहीं, जहाँ जो मैंने प्रैक्टिस में देखा कि होती है। बहुत सारे केसेस जो टेक्स्ट बुक केसेस थे, मतलब मुझे लगता है जितना मैंने यहाँ पेशेंट से सीखा है शायद मेरी किताबें मुझे कभी सिखाई नहीं पाती, क्योंकि यहाँ बच्चों में सब है, एडल्ट में सब है। और क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं होता कि मुझे
थोड़ा फील हुआ तो चलो मैं एक साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा। हमारे पास पेशेंट तब आता है जब वो टूट गया होता है। अगर एक पीस टूटा होता है जोड़ना बहुत आसान होता है, तब सपोज सिम्टम होता है। हमारे पास या जब साइकाइट्रिस्ट के पास जब वो पेशेंट जाता है तब वो सारा बिखरा हुआ होता है, तब तक हो गया था, अच्छा फिर ये हुआ, जब हिस्ट्री भी लेते हो इतना सारी चीजें हो गई होती है उनके साथ। बट हर एक जगह के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर मैं बाहर की, जैसे आई सी पेशेंट्स अक्रॉस द ग्लोब, जैसे मेरे न्यूयॉर्क के पेशेंट्स हैं, उनका एक अलग थॉट प्रोसेस है। मेरे दुबई के पेशेंट्स हैं, उनका एक अलग, उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशंस अलग है। तो यहाँ की मेंटल हेल्थ कंडीशंस अलग है। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूँ कश्मीर की मेंटल हेल्थ कंडीशंस, वो था यू नेम इट वी हैव इट। बस किस हद तक खराबी हो चुकी है कश्मीर में? यूथ में बहुत प्रॉब्लम्स हो चुकी है। जैसे मैं सब्सटेंस यूज़ बोलूँ, सेल्फ हार्म बोलूँ, यहाँ के बच्चों को पता नहीं है कि अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कोप कैसे करना है। यू नो, वो लाइफ स्किल्स नहीं है कि चलो मुझे स्ट्रेस हो रहा है या मुझे किसी ने बुली किया, मुझे बुलिंग के साथ क्या करना है। तो वो अंदर अंदर जैसे मैंने आपको कहा, रिप्रेस करते हैं हम अपने इमोशंस को, वो इतना रिप्रेस कर देते हैं कि फिर वो सोचते हैं अब हम इस पेन, इस खलबली के साथ क्या करें। तो कुछ लोग सेल्फ हार्म करते हैं, बाजुए काटते हैं, अपने सर को पटकते हैं, इमोशनल सेल्फ हार्म करते हैं, बार बार रूमिनेट करते हैं, दिमाग में प्ले करते हैं, खाना नहीं खाते, कमरे में बंद रहते हैं। या जैसे सब्सटेंस यूज का ये होता है, सब्सटेंस में बहुत सारे, अगर आप बात करेंगे, मेरी कुछ रिसर्च है उसमें जो मैं PhD में रिसर्च करी थी, कि जिनको एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हुए हैं बचपन में, उसकी वजह से दे लैंडेड इनटू सब्सटेंस, कि मतलब उस तनाव से दूर भागने के लिए, उस दिमाग को शांत करने के लिए पॉपुलेशन ने सब्सटेंस ट्राई करा। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज नहीं है तो कुछ करने के लिए नहीं है, चलो सब्सटेंस यूज करते हैं। तो ना कोप करना पता है, न लाइफ जीने का पता है। तो कश्मीरी यूथ में बहुत सारी खराबियां हैं। विमेन की बात करूं तो डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है। आदमियों की बात करूं, उनमें भी डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। उनका तो एक्सप्रेशन ही ये है कि उनको तो मतलब हमारी सोसाइटी में तो आदमी को वो बोल रहे हैं ना, वो प्रोविजन ही नहीं है कि आप रो सकते हो, कि आप बोल सकते हो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे वो एडल्ट है, कश्मीर में हर एक इंसान सफर कर रहा है इन वन वे और द अदर। क्या लगता है आपको, we should break these shackles and come forward? Yes, obviously we should, but अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर बात करूँ इंडिविजुअली ही, या जैसे GMC है, इमहांस है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे किए गए हैं कि जहाँ दे आर ट्राइंग एज एन इंस्टीट्यूट, दे आर ट्राइंग, मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट्स है, अर्शद सर है, यासिर सर है, हेल्पलाइन इज आल्सो, हाँ हेल्पलाइन, देयर सो मेनी थिंग्स जो उन्होंने किए हैं। मतलब व्हेन आई वाज देयर आई कुड सी कि मतलब ये वो चेंज क्रिएटर्स है। मतलब मेरे प्रोफेसर्स रहे हैं, मैं चाहे जिंदगी में कुछ भी करूं बट उनसे आगे नहीं जा पाऊं, मतलब वो हमेशा मेरे लिए मेरे से ऊपर होंगे, कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, मैंने उनसे होप सीखी कि कश्मीर में कुछ हो सकता है। एक अहम सवाल है, चूँकि आपने बखूबी इसमें एक्सप्लेन किया वेरी नाइसली कि जो सब्सटेंस अब्यूज़ भी यहाँ है, एक ये भी स्टडी है कि यूथ को लगता है कि हमें सॉलिट्यूड मिल रहा है, सोलेस है इसमें, एक आराम है। लेकिन वहीं हम अगर बात करें तो मोबाइल फ़ोन एडिक्शन जो हमारे कश्मीर में है, मैंने भी कुछ यूथ से बात की, इवन गर्ल्स से भी बात की, कि वो कह रहे हैं कि हमें इसमें ही शांति मिलती है, अमन मिलता है, दे आर ग्लूड टू स्क्रीन्स। Totally. क्या रीजन है, और आपको लगता है कि दिस इज द राइट वे टू स्टे कनेक्टेड विद फोन? एंड इसके बहुत सारे एलिमेंट्स अगर हम बात करें, सो आई वुड वांट टू हाईलाइट एक एक करके। पहली चीज ये, अगर मैं कश्मीर की बात करूं, हमारे पास यहाँ बच्चों के लिए क्या रिक्रिएशनल फैसिलिटीज है। सो सपोज बच्चा स्कूल से वापस आया, क्या है जहाँ एक बच्चा जा सकता है। मतलब जैसे बाहर होता है, क्लब्स होते हैं, लाइक जैसे पेंटिंग क्लब्स होते हैं, फुटबॉल क्लब्स होते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स होते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज होती है। जो बच्चे का इंटरेस्ट है, पेरेंट्स बच्चे को वहाँ एडमिट करवा देते हैं कि चलो अच्छा तुम पेंटिंग क्लब जा रहे हो, तुम डांसिंग स्कूल जा रहे हो, म्यूजिक स्कूल जा रहे हो, स्पोर्ट्स अकेडमी जा रहे हो, हजारों चीज़ें एंड सेफर ऑप्शंस। ठीक है, या रिक्रिएशन के लिए वीकेंड है तो चलो यहाँ ये स्पोर्ट्स अकेडमी जाएंगे, गेमिंग जोन्स जाएंगे, मतलब हजार चीजें हैं जहाँ अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स वो बच्चे कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब आप कश्मीर की बात करते हो, यहाँ ले देकर कुछ इंस्टीट्यूट्स है जहाँ आप बोलोगे कुछ हो रहा है, कोई प्ले एक्टिविटी है सेफ्टी का, लेकिन उतना कुछ कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है, तो कितने ही बच्चे उन 5-6 इंस्टीट्यूट्स जाएं, तो दी अवेलेबिलिटी नहीं है। अब जो ये बच्चा है जो अपनी ग्रोइंग एज में है, अब न्यूक्लियर फैमिलीज भी है, पहले कजन्स होते थे तो कजन्स के साथ खेल लेते थे, आपस में ही क्रिकेट 6-7 लोग घर पे खेल रहते थे, अब न्यूक्लियर फैमिलीज है, तो ये बच्चा कहाँ जाए? ऑटोमेटिकली इसको कुछ तो करना है,
तो व्हाट हैपेंस इज फिर मिल गया फोन। ड्यूरिंग कोविड ये ज्यादा हुआ कि बिकॉज बच्चे घर पे थे तो उनको पढ़ाई ऑनलाइन करनी पड़ी, तो जिस बच्चे के पास फोन नहीं भी था उसको भी फोन मिल गया, एडिक्ट बन गया। एंड पेरेंट्स वर ओके कि अच्छा घर पे ही बैठे तो ये ले लो फोन। ऑटोमेटिकली इनके ब्रेन्स अडिक्टेड हो गए, डूम स्क्रोलिंग हो गया, रील्स को चलाते रहना, इससे इनका अटेंशन स्पैन्स कम हो गए। इसीलिए दे डोंट वांट टू गो एंड सिट इन स्कूल, मतलब स्कूल में बैठ के पढ़ना नहीं चाहते हैं, किताबें नहीं खोलना चाहते, लॉन्ग आवर्स किताबों पे नहीं बैठना चाहते हैं, स्लीप डिफिकल्टी, मतलब शाम को भी मैं सोते सोते रील देख रही हूँ, उस स्क्रीन का असर मेरी स्लीप पे होता है, तो बायोलॉजी भी हिट हो रही है। फिर मैं वहां स्क्रीन पे देखती हूँ किसी मॉडल को वो ऐसे दिख रही है, ये कपड़े हैं, ये डिजाइनर बैग है, तो मेरी आइडेंटिटी है ही नहीं। मैं कोशिश कर रही हूँ, एज ऑलरेडी एडोलेसेंस में क्या होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, तो मैं अपनी आइडेंटिटी को ये नहीं सोचती हूँ कि मैं जोया कैसे इवॉल्व होगी। मैं देख रही हूँ अच्छा मैंने उसको देखा वो ये कर रही है, दिल्ली की एक लड़की है वो ये कर रही है, वहां की एक लड़की है वो ये कर रही है, ओ अच्छा ये ट्रेंडिंग है, तो मैं कॉपी करना शुरू हो जाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ मेरे को लाइक्स कितने हैं, मेरे को फॉलोवर्स कितने हैं, किसने कमेंट किया। मैं खाना खाने से पहले एक मील की फोटो, एक बहुत अच्छी, खाना ठंडा हो गया होता है, मैं फोटोग्राफी कर रही हूँ, मैं पिक्चर ले रही हूँ, एक पिच परफेक्ट टाइम विद फैमिली वहां चुप करके बैठी होती है, उनमें से मैं किससे बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे मेरा कैप्शन है परफेक्ट टाइम विद फैमिली, यू नो। तो जस्ट टू गेन दैट, धीरे धीरे वैसा कुछ होता ही नहीं, वैसा फैमिली के साथ ही गए हो आप डिनर पे, लेकिन आप हो कहाँ, सोशल मीडिया पे आप पिक्चर अपलोड कर रहे हो, आप कैप्शन सोच रहे हो, आप म्यूजिक डिसाइड कर रहे हो, और आप ये सब वही कर रहे हो। इन अ वे दैट इज कनेक्टेड टू लोनलीनेस आल्सो, ऑब्वियसली ये जो आसान फैमिली में मगर आसान लोनली का मतलब नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस। अलोन और लोनली में फर्क है। अलोन हो गया कि मेरा आसपास कोई नहीं है, लोनली हो गया सबके होते हुए भी मैं अकेला हूं क्योंकि मैं कंटेंट नहीं हूं। वन मोर थिंग मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आप हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। सोशल मीडिया का ज़माना, जैसे आपने बखूबी फरमाया कि एक स्टडी ये भी है कि ज़्यादा मोबाइल देखने से जो यादाश्त है वो कम हो जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है दिमाग पे, और जैसे आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि डिमेंशिया, देयर इज़ आल्सो स्टडी कि कश्मीर की जो एक लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन है डिमेंशिया से जुड़ रही है। क्या रीज़न है, क्या कनेक्शन है सोशल मीडिया, मोबाइल्स और डिमेंशिया में? सी पहले मैं सोशल मीडिया की बात करी। जब हम सोशल मीडिया यूज करते हैं तो एक्सेसिव यूज, एक होता है बेसलाइन यूज, हाफ एन आवर 1 आवर, ओके। जब आप सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज करते हैं, आप डूम स्क्रॉल कर रहे हो, डूम स्क्रॉल जैसे मैंने बोला, आप देख रहे हो। आज के टाइम पे अटेंशन स्पैन 10-15 सेकंड से ज्यादा है ही नहीं, 10-15 सेकंड बाद जरा आगे चलो। तो रील्स भी अगर आप देखेंगे वो 10 यूट्यूब शॉर्ट्स है, रील्स है, 15-15 सेकंड्स की है, क्योंकि अटेंशन नहीं रह रहा है। वो अटेंशन अचानक से, अगर हमें किताब पढ़ते थे 6-6 घंटे, एक जमाने में लोग किताब पढ़ते थे, आज क्यों नहीं पढ़ पा रहे? सो दैट मीन्स क्योंकि मेरे ब्रेन को जल्दी जल्दी डोपामिन मिल रहा है, तो मेरा अटेंशन धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। एंड मैं इतनी, मतलब जब मैं ये सब कर रही होती हूँ, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चल रहा होता है, मैं सबकॉन्शियस में चल रही होती हूँ। सो ऑटोमेटिकली ना मैं काम में होती हूँ। आप देखोगे लोग गाड़ियां चला रहे हैं, फोन चला रहे हैं, आगे से गाड़ी ठुक जाती है। आपसे बात कर रही हूँ मैं ऐसे कर रही हूँ, आपकी आधी बातें मेरे कान से चली गई। मेरे वर्किंग मेमोरी में फर्क पड़ता है, मेरी फंक्शनिंग में फर्क पड़ता है। मैं अगर एक स्टूडेंट हूँ, मैं एकेडमिक्स पे फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरा फोकस, अच्छा जरा मेरे फोन पे मैसेज तो नहीं आई, 2 मिनट में यहाँ से पढ़ रही हूँ, 2 मिनट में फोन देख रही हूँ। बहुत सारे बच्चों को मैं, जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, मेरा एक ये टारगेट होता है कि मैं पेरेंट्स को बोलूँ उस टाइम पे आप फोन को इनसे दूर रखें, चाहे उन्हें पढ़ना है, उन्हें लैपटॉप से पढ़ने दे कुछ देर, लेकिन फोन नहीं होना चाहिए। बिकॉज ये एक नॉर्मल चीज है कि मेरा ब्रेन तो जाएगा ही जाएगा, डोपामीन मिल रहा है वहां से, तो मैं फोन उठाऊंगी तो हमारी जो वर्किंग मेमोरी है, अटेंशन स्पैन है, वो कम हो रहा है, फोकस कम हो रहा है। डायरेक्टली डिमेंशिया के साथ, डिमेंशिया कश्मीर में बढ़ रहा है, पर डायरेक्टली ये नहीं है कि फोन यूज कर रहा है तो डिमेंशिया हो रहा है। सो ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट हाँ कश्मीर में डिमेंशिया केसेस भी बढ़ रहे हैं। पॉसिबल फैक्टर हो सकता है, पॉसिबल मोर वल्नरेबल ये फैक्टर हो सकता है, लेकिन इट कैन नॉट बी एक डायरेक्ट कॉजेज नहीं। सिंस यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, एक मिथ जो कश्मीर में पाई जाती है, लोगों से जब हम बातें करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, थेरेपी और साइकोलॉजिस्ट में एक डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं लोग। उनको लगता है कि पता नहीं क्या है थेरेपी, क्या है, और क्यों जाएं साइकोलॉजिस्ट में। हाउ डू यू सी इट? हाँ, मैं ये बताऊंगी ना, जब क्लिनिक पे मेरे पास पेशेंट्स, मतलब सपोज जिनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, वो आते हैं, तो जब मेरा सेशन सपोज 1 घंटे का होता है, 1 घंटा खत्म हो गया, मैंने बच्चे के साथ बात की, एडल्ट के साथ बात की, स्पेशली बच्चों के साथ, फिर पेरेंट्स ये कहते हैं उसमें कि अच्छा बस आप दवाई नहीं लिखोगे,
यू नो। तो एक पहली डिफरेंशिएशन ये नहीं है कि साइकाइट्रिस्ट कौन है, साइकोलॉजिस्ट कौन है। साइकाइट्रिस्ट वो होते हैं जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर मेंटल हेल्थ कंडीशंस। साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो थेरेपी, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में काउंसलिंग कहते हैं, बिना दवाइयों के ठीक करते हैं। हाँ, मतलब बातचीत करके डिफरेंट थेरेपी, जैसे एक थेरेपी है ट्रॉमा थेरेपी, EMDR, उसमें काइंड ऑफ एक बायलेटरल स्टिमुलेशन होती है जिससे बच्चे के दिमाग से वो ट्रॉमा निकले। जैसे CBT होती है थॉट्स के लिए, DBT होती है इमोशंस और डिस्ट्रेस को टॉलरेट करने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज होती है। ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन, ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन, बट मेडिसिन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यू नो, मैं कभी नेगेट नहीं करूंगी कि नहीं जी, जिस दवा चुन के उनकी, हाँ, दवा चुन के उनके, इट इज इम्पोर्टेंट। जिस बच्चे को, जिस इंसान को, जिस पेशेंट को जरूरत हो, और दोनों चीजें, आइडिया ये होना चाहिए कि साइकाइट्री और साइकोलॉजी साथ में चले, तभी ट्रीटमेंट बेटर होगा। अगर साइकोलॉजिस्ट ये बोलेगा आपको अगर साइकोलॉजिस्ट ही बोलेगा आपको दवाई की जरूरत नहीं है, जो बेचारा पेशेंट ऑलरेडी स्टिग्मेटाइज्ड है, वो तो और ही स्टिग्मेटाइज हो जाएगा कि हाँ चलो दवाई नहीं खानी है। अगर साइकाइट्रिस्ट बोलेगा थेरेपी नहीं है, तो जो इंटरनल इमोशंस है वही अंदर रह जाएंगे। तो एक कंबाइंड जॉइंट अप्रोच है। बट थैंकफुली आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सीन कश्मीर में बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट प्रमोट थेरेपी, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट प्रमोट साइकाइट्री। आपने हमारे साथ बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट में हम जानना चाहेंगे आपकी तरफ से, सिंस यू हैव वास्ट एक्सपीरियंस, क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, ऑल एज ग्रुप्स, यूथ, वुमेन एंड एल्डरली पीपल? सी, मेरी एक ही मैसेज रहेगी जो शायद मैं खुद को भी बोलूँगी, अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर ना करें। अगर आपको कुछ महसूस होता है, एड्रेस करें। जैसे आपके सर में दर्द है, आप बोलते हो अच्छा मैं दवाई खाऊंगा, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। अगर आपके दिल में कुछ महसूस होता है, तनाव महसूस होता है, अगर आपको अपने बिहेवियर्स में चेंज लगता है कि मैं खुश नहीं फील कर रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे बेकरारी बेचैनी हो रही है, या मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं फंक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे ख्याल फितूर आ रहा है, थॉट्स आ रहे हैं कि मैं खुद को नुकसान पहुँचाता, या जीने का क्या फ़ायदा है, या मुझे लग रहा है कि शायद मैं सब्सटेंस मैं करना चाहता हूँ, या मैं ऑलरेडी वहाँ हूँ। आप किसी भी स्टेज पे हो, चाहे अभी आपने शुरुआत की है, चाहे आप सोच रहे हो, चाहे आप ऑलरेडी उधर हो, रीच आउट फॉर ट्रीटमेंट बिकॉज इट्स नेवर टू लेट। बिफोर वी रैप अप दिस, एक जहन में मुझे एक ज़रूरी सवाल आया जो किसी दोस्त ने कहा था कि मैम से पूछ लेना, कि जो बाहर के लोग यहाँ सैर व तफरीह के लिए आते हैं एज ए टूरिस्ट और एज ए विज़िटर, कि उनको जो वहाँ अपनी फैमिली साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बोलते हैं चलिए हिल स्टेशन पे जाइए, वहाँ आपको सोलेस मिलेगा और आपको जो फ्रेश एयर मिलेगा, और कश्मीर इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस। मगर ऐसा क्यों कि कश्मीर के लोग ही इतने बीमार हैं कि वो कश्मीर में इतनी खूबसूरत जगह में होके भी इतने बीमार हैं, जबकि लोग बाहर से यहाँ ठीक होने के लिए आते हैं? एक कश्मीरी प्रोवर्ब है, आई माइट नॉट बी एबल टू प्रोनाउंस इट वेल, दिल दजान तो दुनिया दजान। मतलब जब मैं अंदर से ही जल रही हूँ तो मैं बाहर क्या ही करूँ। सो चाहे हमारी कश्मीर इतनी खूबसूरत है, इतनी सारी जगहें हैं जाने के लिए, लेकिन अगर मेरा दिल ही खुश नहीं है तो मेरे आगे पीछे अगर कुछ भी है, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको क्या ही कमी है, हमने आपको फ़ोन दिया, लग्जरियस लाइफ दी, ये है वो है, जो मांगते हो वो देते हो, फिर क्या बात है। ये सवाल किसी और कंडीशन के लिए नहीं उठता, ये सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए ही उठता है। वक्त शायद ऐसा आ चुका है जहां हमें मेंटल हेल्थ को भी हेल्थ समझना चाहिए। किसी को फीवर है तो वो उठ के घूम नहीं सकता बुलवार्ड, किसी को सीवियर एपिसोड कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो वो उठ के घूम कर कुछ नहीं करेगा, वो हॉस्पिटल में रहेगा। सो जैसे हम बाकी हेल्थ कंडीशंस को हेल्थ कंडीशन मानते हैं, तो अगेन वी हैव टू कंसिडर इट एज हेल्थ। लेकिन हाँ, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं, जैसे आप रिलीजन को बोलो कि रिलीजन एक प्रोटेक्टिव फैक्टर हो सकता है, कहीं घूमने जाना, बाहर जाना, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करना, वॉक करना, जिम जाना, तो ये प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, मतलब ये आपको बेहतर महसूस करा सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनली इतना डैमेज हो गया होगा तो ये चीज़ें सब्स्टिट्यूटेडली उसको ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए जैसे आप बाकी हेल्थ कंडीशंस का ट्रीटमेंट लेते हैं, यहाँ पे भी यू हैव टू सीक ट्रीटमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप हमारे स्टूडियो में आई, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। ये थी हमारे साथ डॉक्टर ज़ोया मीर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने एक किस्म का पोस्टमार्टम किया जो कश्मीर में जहनी तनाव के अमराज है और क्या रीज़न्स है, सोल्यूशंस भी इन्होंने बखूबी बताए। लेकिन एक चीज़ जो हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं, जो क्रक्स इस पॉडकास्ट का था, कि इन्होंने कहा, एक मैसेज वाज़ेह तौर पर दी कि लोगों को चाहिए उस स्टिग्मा से बाहर आके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलें या साइकेट्रिस्ट से मिलें,
अपने आप का इलाज करवाएं, जैसे लोग डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन का इलाज करवाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। आप देखते रहे राइजिंग कश्मीर। दीजिए इजाज़त। आबिद बशीर विद कैमरा पर्सन मुसैफ फयाज।